हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपाय मेजर्स टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपायों को स्टेबलाइजेशन पॉलिसी या स्थिरीकरण नीति के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, व्यापार चक्रों पर आधारित पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्यापार चक्र मूलतः समग्र मांग में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन या मौद्रिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करने के लिए इन तत्वों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। चूँकि व्यापार चक्रों के कारण जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें काफ़ी हलचल होती है और एक देश में होने वाले परिवर्तन अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं विदेशी व्यापार, विदेशी पूंजी के लेन देन, टेक्नोलॉजी इत्यादि के आदान प्रदान के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। और हमने देखा था कि व्यापार चक्रों के कारण कीमत स्तर, रोजगार और इसके अलावा निवेश, पूंजी स्टॉक, व्यापारियों के लाभ, उत्पादन, इन सब चल राशियों में परिवर्तन होता है। तो व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार चक्रों के कारण यदि तेजी की स्थिति है तो कीमत स्तर बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, देश में आमदनी का वितरण असमान होता है, निर्यातों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और विद्यार्थियों, यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो उस स्थिति में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लेती है, आय और उत्पादन में गिरावट आती है। इसलिए सरकारों के द्वारा व्यापार चक्रों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय काम में लिए जाते हैं, जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों को प्रभावित किया जाता है। और इन उपायों को, जैसा मैंने अभी बताया, कि स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कहा जाता है या स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्थिरीकरण के उपाय भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, 1930 की मंदी से पहले व्यापार चक्रों के नियंत्रण के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन उसके बाद से व्यापार चक्रों को नियंत्रण करने में सरकार के द्वारा उपाय किए जाते हैं। और हम व्यापार चक्रों के नियंत्रण के उपायों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला निवारक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी जिसमें उन उपायों को काम में लिया जाता है जो व्यापार चक्र के कारणों को दूर करने के लिए अपनाए जाते हैं। यानी ये उपाय उन कारणों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जिनके कारण व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। तो विद्यार्थियों, इन उपायों में जैसे हम ले सकते हैं प्राकृतिक निर्भरता में कमी, जैसे जिन देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जो प्रकृति के ऊपर निर्भरता है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। या जैसे आयात निर्यात के द्वारा मांग पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है, या मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का समन्वित प्रयोग किया जाता है, या जैसे इसमें सट्टेबाजी पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है, क्योंकि व्यापार चक्र में तेजी और मंदी दोनों ही स्थितियों में व्यापारियों की आशावादिता, निराशावादिता बहुत प्रभाव डालती है व्यापार चक्रों पर। और इसके अलावा इसमें
राष्ट्रीय उत्पादन तथा उपभोग में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि व्यापार चक्रों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए काम में लाए जाते हैं। विद्यार्थियों, दूसरे तरीके के उपायों को हम चिकित्सात्मक उपाय कहते हैं, यानी क्यूरेटिव मेजर्स कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इन चिकित्सात्मक उपायों के द्वारा उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार दो तरीके के उपाय काम में लिए जाते हैं। अर्थव्यवस्थाएं प्रिवेंटिव मेजर्स लेती हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब व्यापार चक्र उत्पन्न ही हो जाते हैं तब वहाँ पर चिकित्सात्मक उपाय काम में लिए जाते हैं। विद्यार्थियों, व्यापार चक्रों की दशाएं, तेजी मंदी की दशाएं उत्पन्न होने पर जो प्रमुख उपाय काम में लिए जाते हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स, और हम जानते हैं राजकोषीय नीति के 4 अंग होते हैं: बजट नीति, कर नीति, सार्वजनिक व्यय नीति और सार्वजनिक ऋण नीति। तो बजट नीति के माध्यम से व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थितियां हैं तो उस समय आधिक्य के बजट यानी सरप्लस बजट बनाए जाते हैं, और यदि मतलब तेजी के समय, मुद्रास्फीति के समय, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए घाटे के बजटों में कमी की जाती है, बजट घाटों को कम करने की पॉलिसी अपनाई जाती है। और जब मंदी की स्थिति होती है तो मंदी पर काबू पाने के लिए घाटे की बजट नीति का समर्थन किया जाता है। इसके अलावा कर नीति व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति के रूप में जो करारोपण है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो प्रगतिशील करारोपण है वह तो अर्थव्यवस्था में एक तरह से स्वचालित स्थिरीकरण, बिल्ट इन स्टेबलाइजर का काम करता है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थितियां हैं, लोगों की आय बढ़ रही होती है, तो प्रगतिशील करारोपण के कारण कर की दर और कर की राशि अपने आप बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति के समय समग्र मांग को कम करने के लिए नए कर लगाए जाते हैं अथवा पुराने करों की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इसी प्रकार मंदी की दशाओं में समग्र मांग को बढ़ाने के लिए करों में कमी की जा सकती है। इस प्रकार करारोपण नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के करों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे भारत में भी आयात शुल्कों में कमी की गई है ताकि मशीनों, कच्चे माल इत्यादि का आयात बढ़ाकर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर इस क्षेत्र में व्यापक मंदी को कम किया जा सके। और इसके अलावा विद्यार्थियों, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय भी बहुत महत्वपूर्ण है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सार्वजनिक व्यय को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 2 प्रकार का होता है सार्वजनिक व्यय। एक तो क्षतिपूरक व्यय होता है, कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर होता है, और यह सार्वजनिक व्यय निजी विनियोग की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, क्षतिपूरक व्यय विशेष रूप से लोक निर्माण के कार्यों,
जैसे रेलवे है, पुल का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, बांध का निर्माण है, इन पर किया जाता है, या राहत उपायों पर, रिलीफ मेजर्स पर किया जाता है, जैसे लोगों को सब्सिडी देना, अनुदान देना, पेंशन तथा बेरोजगारी भत्ता देना, इन उपायों पर, रिलीफ मेजर्स पर क्षतिपूरक व्यय किया जाता है। और दूसरे प्रकार का जो व्यय होता है विद्यार्थियों, उसको हम समुद्दीपन व्यय, पंप प्राइमिंग स्पेंडिंग कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय को अस्थायी रूप से बढ़ाकर लोगों के हाथों में क्रय शक्ति उपलब्ध कराकर निजी या गैर सरकारी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों आर्थिक क्रियाओं को गति प्रदान की जा सके और जो आगे चलकर बिना सरकारी व्यय के स्वयं स्फूर्त होकर अर्थव्यवस्था को स्थिर विकास के मार्ग पर ले जा सके। तो विद्यार्थियों, ये पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में मांग कम है, लोगों के पास क्रय शक्ति कम है, तो लोगों को क्रय शक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि निवेश प्रोत्साहित हो सके। और सार्वजनिक व्यय की व्यवस्था सरकार या तो घाटे का बजट बनाकर कर सकती है, या ऋण लेकर कर सकती है, या नई मुद्रा का निर्माण करके भी सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों, मंदी काल में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए और जो स्फीति का समय, तेजी का समय, उसमें सरकारी व्यय को पर्याप्त रूप से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि मंदी की दशा में यदि सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाता है तो उससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, नई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। और तेजी के समय, मुद्रास्फीति के समय अनावश्यक सरकारी व्यय को कम करके बजट घाटे को कम किया जाना चाहिए। और स्फीति काल में सरकार सार्वजनिक ऋण लेकर और मंदी काल में सरकार ऋण का भुगतान करती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है और सार्वजनिक ऋण नीति का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। और सार्वजनिक निवेश की वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार सार्वजनिक कर्ज का उपयोग कर सकती है, और जब मंदी का समय होता है तो सरकार कर्जों की अदायगी करती है, कर्जों का भुगतान करती है सार्वजनिक कर का, जिससे लोगों के वित्तीय साधन बढ़ते हैं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार आर्थिक उतार चढ़ावों को काबू करने के लिए, व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, व्यापार चक्रों को दूर करने में राजकोषीय उपायों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है और ख़ास तौर से विश्वव्यापी मंदी के पश्चात तो यह और भी महत्वपूर्ण हो गई है। विद्यार्थियों, इसके अलावा व्यापार चक्रों को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति भी काम में ली जाती है। मौद्रिक उपायों का योगदान भी व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में काफ़ी होता है और मौद्रिक नीति के अंतर्गत सरकार अपनी मुद्रा एवं साख नीति में आवश्यक फेरबदल करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। और मौद्रिक नीति के अंतर्गत
विद्यार्थियों वे सभी उपाय आते हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंक साख की मात्रा एवं साख की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए करता है। तो अर्थव्यवस्था में अगर मंदी की स्थिति है तो मंदी से उबारने के लिए केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति, चीप मनी पॉलिसी का और साख विस्तार का उपाय अपनाता है और तेजी के समय महंगी मुद्रा नीति अपनाई जाती है। और इस प्रकार गुणात्मक एवं परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स मेजर्स को काम में लिया जाता है। और मौद्रिक जो उपाय हैं उनमें अर्थव्यवस्था में मुख्यतः मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति को नियमित करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा विद्यार्थियों ब्याज दर के माध्यम से भी निवेश को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जो मौद्रिक नीति है उसमें बैंक दर नीति, खुले बाजार की नीति, कोषानुपातों में परिवर्तन, चयनात्मक साख नियंत्रण, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तरलता समायोजन सुविधा इत्यादि उपायों को अपनाया जाता है। विद्यार्थियों ब्याज दर में परिवर्तन करके भी मौद्रिक नीति में ब्याज दर के परिवर्तनों के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो ब्याज दर को कम किया जा सकता है और जिससे निवेश में वृद्धि का अवसर उत्पन्न होता है। तो मंदी की दशा में ब्याज दर को घटाकर निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े और अर्थव्यवस्था पुनः रिकवरी के मार्ग पर आगे हो सके। और जो मुद्रास्फीति है या जो तेजी की स्थितियां हैं उसमें ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है ताकि जो लोगों के लिए वास्तविक ब्याज दर है वह धनात्मक रह सके। तो इस प्रकार ब्याज दर के माध्यम से मौद्रिक नीति के अंतर्गत व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं। विद्यार्थियों अब यह किया जाता है कि मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का संयुक्त प्रयोग किया जाता है। ये देखने में भी आया है कि मौद्रिक नीति तेजी मंदी को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होती। खासतौर से हमने देखा 1930 की मंदी के समय जब ब्याज दर कम थी लेकिन निवेश प्रोत्साहित नहीं हो रहा था क्योंकि निराशावाद था, मांग में कमी थी। तो इसलिए मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति का संयुक्त रूप से प्रयोग करना व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा कारगर हो सकता है। इसलिए आजकल मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का एक साथ प्रयोग करने पर काफ़ी जोर दिया जाता है ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। तो जैसे कि एक तरफ सरकार अपना व्यय जो सार्वजनिक व्यय है उसको कम करके राजस्व बढ़ाकर घाटा कम करने का प्रयास करती है ताकि मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण में रखा जा सके तेजी के समय। तो और दूसरी तरफ जो मौद्रिक नीति है तेजी के समय उस समय ब्याज दर बढ़ाई भी जाती है। तो दोनों पॉलिसीज का फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का दोनों का समन्वित प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्यार्थियों राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति एक दूसरे की पूरक होती हैं। व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने में एक दूसरे की प्रतियोगी नहीं हैं। और हम देख रहे हैं हमने अभी कोविड-19 के समय जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रिसेशन देखने में मिला है लॉकडाउन के पश्चात, तो गवर्नमेंट ने
राहत उपायों, रिलीफ मेजर्स की घोषणा की है, स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है, और जिसमें फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर है, जो राज्य हैं उनके लिए रिलीफ मेजर्स घोषित किए हैं, टैक्स डेडलाइन को आगे बढ़ाया है और मॉनेटरी पॉलिसी का भी प्रयोग किया है। तो दोनों नीतियों का समन्वित प्रयोग किया है और उसका परिणाम यह आया है कि जो 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले भाग यानी फर्स्ट क्वार्टर के बजाय जो दूसरा क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, उसमें अर्थव्यवस्था में पिछले क्वार्टर की तुलना में ग्रोथ रेट देखने को मिली है। हालांकि दूसरे क्वार्टर में भी पिछले वर्ष की तुलना में नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। तो दोनों पॉलिसीज का उपयोग करके व्यापार चक्रों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन नीतियों का प्रयोग करने में समय लगता है, और क्योंकि व्यापार चक्र के की जो स्थिति है, तेजी की या मंदी की जो स्थिति है, पहले तो उस स्थिति की गंभीरता के बारे में पता किया जाता है, फिर उपाय अपनाए जाते हैं और उन उपायों का पॉलिसी रेस्पॉन्स आने में समय लगता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न जो मेजर्स काम लिए जाते हैं उनसे जो रेस्पॉन्स आता है उसमें टाइम लैग होता है। तो लेकिन फिर भी जो वर्तमान में जो सरकार हैं वो राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों का संयुक्त प्रयोग करके व्यापार चक्रों को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों व्यापार चक्रों के नियंत्रण के लिए भौतिक नियंत्रण भी काम में लिए जाते हैं, जिसमें राशनिंग है, कीमत नियंत्रण है, कीमत समर्थन पॉलिसी है, उसको काम में लिया जाता है। और इसमें जो राशनिंग का जैसे हम प्रयोग करते हैं तो उसमें अनिवार्य वस्तुएं नियंत्रित भावों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा जो व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने के जो अन्य उपाय हैं उसमें हम पूर्ति प्रबंध से संबंधित नीतियां ले सकते हैं, कि जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है, ताकि उससे कृषि उद्योग व अन्य क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जा सके, और दूसरी ओर विदेशों से भी जो वस्तु और सेवाएं हैं उनके आयात निर्यात के माध्यम से भी व्यापार चक्रों को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि आजकल विश्व के विभिन्न देशों में ढांचागत सुधारों, उदारीकरण, निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जाने लगा है। आजकल सप्लाई मैनेजमेंट का भी महत्व काफ़ी बढ़ गया है। विद्यार्थियों इसके अलावा भी श्रम बाजार है उसकी अपूर्णताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग भी लिया जाता है, क्योंकि आजकल विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से काफ़ी निकट रूप से जुड़ी हुई हैं। उनके बीच में व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी आर्थिक उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो विद्यार्थियों इन सब उपायों का प्रयोग व्यापार चक्रों का नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक देश अपनी परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करता है। परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार राजकोषीय, मौद्रिक, भौतिक नियंत्रण और आर्थिक सहयोग, इन सब उपायों को काम में लेते हुए जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह ग्रोथ विद स्टेबलाइजेशन या ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास के मार्ग को अपनाने का प्रयास करती हैं। और व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने की आवश्यकता
विकसित तथा विकासशील दोनों ही देशों को होती है। तो विद्यार्थियों, ये विभिन्न उपाय हैं जिनको एक साथ समन्वित प्रयोग किया जाए तो व्यापार चक्रों की गंभीरता को कम किया जा सकता है। व्यापार चक्रों की विभिन्न स्टेजेज है, उनके फैलाव को, उनकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने के विभिन्न उपाय समझ में आ गया होगा। हालांकि व्यापार चक्रों का विषय बहुत जटिल है, और लेकिन जो देश की सरकारें हैं वह विभिन्न उपाय अपनाकर इनको नियंत्रित करने का प्रयास अवश्य करती हैं वर्तमान समय में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।